हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 टॉपिक 6.1 में। आज हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तीन छोटे छोटे टॉपिक है। एक है आइडियल गैस इक्वेशन, फिर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, एक टॉपिक देखेंगे छोटा सा, और फिर आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तीन छोटे से टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। अच्छा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। ये छोटा सा टॉपिक है जो मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। बाकी ये जो सारी साइड है, दोनों स्लाइड्स, ये इंट्यूशन साइड है। यहाँ पे बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें फर्दर लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे, उसे मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूंगा। ये बस ये बुक में मेंशन था। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, और शॉर्ट में बोला जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है क्या, उसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस किसे बोला जाएगा? वो गैस, अ गैस दैट ओबेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऐसी गैस जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करती होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के असम्पशंस को फुलफिल करती होगी, उसे मैं आइडियल गैस बोलूंगा। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के असम्पशन में क्या क्या चीजें शामिल थी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो होंगी गैसेस के दरमियान, और जब भी कोलाइड करेंगे इलास्टिक लीन होगी। तो इस तरीके से हमने जैसे असम्पशंस पढ़ी थी, लेकिन मेजर क्या थी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मेजर असम्पशन थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हमने हमेशा निग्लेक्ट किया हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब जो गैसेस के इन बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस, उन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस में नहीं होगी। तो अगर किसी गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होगी, उसे मैं आइडियल गैस कहूंगा। तो डेफिनेशन ये तुम लोगों ने देखी। अच्छा, अब आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ आते हैं। फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये आइडियल गैस इक्वेशन आई कहाँ से। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि पीवी इक्वल्स एनआरटी। ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। ब्रीफली मैं वहां पे बताऊंगा नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे कि ये आई कैसे। ठीक है, यहाँ पे पी मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंट्यूशन साइड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ग्रैस्प करने में हेल्प आउट करेगा। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है कि जो अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब अगर मैं गैस में प्रेशर बढ़ाऊंगा ना, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। ये मुझे बताता है बोयल्स लॉ। इसे मैं ब्लू के साथ लिख लेता हूँ। ये मुझे बताता है बोयल्स लॉ। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताता चलूं। बोयल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस कम होगी। अच्छा, दूसरा चार्ल्स लॉ मुझे कहता है कि अगर गैस का टेम्परेचर, मान के चलो ना मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास गैस है, तो जैसे मैं गैस को हीट अप करूंगा, उसके टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो होगा क्या, वो गैस एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बताता है मुझे चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। ठीक है, फिर एक एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतना ज्यादा गैस का वॉल्यूम होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं उसे भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, उतना ज्यादा गैस का वॉल्यूम। तो ये मुझे बताता है एवोगैड्रोस लॉ। अगर मैं इन सबको इकट्ठा करूं, यहाँ पे वॉल्यूम मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर को मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए एन इंटू टी के। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म किया जाएगा तो दो चीजें आती है हमेशा, एक इक्वालिटी का साइन और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इक्वालिटी आ गई, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है आर। ठीक है, एन और टी पहले था, आर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ सिंपल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसे बोला जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, हर आइडियल गैस के लिए आर की वैल्यू हमेशा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ही रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, या मोल क्या होते हैं। देखो, जैसे मैं मोल को ऐसे समझा जाएगा, जैसे मैं 1000 ग्राम को 1 किलो लिख सकता हूँ। ठीक है, मैस अगर मेरे पास 1000 ग्राम है तो उसे मैं 1 किलो भी लिख सकता हूँ। तो 1 किलो मेरे पास बेसिकली मैस का बड़ा यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है। सेम एसिस
अगर कहीं पे मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, अगर मेरे पास कहीं पे गैस के इतने पार्टिकल्स होंगे तो इतने पार्टिकल्स को मैं 1 मोल लिख सकता हूँ। जैसे मैं 1000 ग्राम को 1 किलो लिख सकता हूँ। 1 किलो मेरे पास मैस का बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम मेरे पास बड़ा यूनिट है। सेम ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मोल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वो एक लार्जेस्ट यूनिट है और वो मेरे पास बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये बेसिकली है क्या? मोल, लार्जेस्ट यूनिट फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लार्जेस्ट यूनिट है और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बताता है। ठीक है। और जैसे मैस का ऐसे यूनिट किलोग्राम है, ग्राम की बजाय किलोग्राम ऐसे यूनिट है ना, सेम ऐसे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो ऐसे यूनिट है वो है मोल। ठीक है। इसे एन के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका जो यूनिट है वो MOL, ई को नहीं डालोगे, बस MOL आएगा। तो 1 मोल मेरे पास बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो नंबर है ना, इसे एवोगाड्रोस नंबर बोला जाता है और इसे एन और छोटे सबस्क्रिप्ट में ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इस नंबर को कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट में ए। नंबर ऑफ मोल्स पता लग गई, बेसिकली लार्जेस्ट यूनिट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। 1 मोल मेरे पास इतने पार्टिकल्स हैं। 2 मोल मेरे पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो 2 मोल मेरे पास बराबर होंगे 12.046 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा, अगर मुझे पता करना हो कि अगर मेरे पास इतने पार्टिकल्स हैं 18.069 या कोई भी एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये कितने मोल के बराबर होगा, तो ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मैंने देखना है कि ये मेरे पास कितने मोल के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इससे 18.069 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रोस नंबर के साथ विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के साथ डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे देखना है कि इतने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे तो उससे मैं सिंपली एवोगाड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर दूंगा और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3। ये इससे कैंसिल, और जब मैं यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 मोल, मतलब इतने पार्टिकल्स में 3 मोल्स होंगे। तो सिंपल जो नंबर ऑफ मोल्स का एक यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आया कि अगर मुझे देखना है कि मेरे पास एक अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मुझे देखना है कि वो कितने मोल्स के बराबर है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, ये जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उन्हें एवोगाड्रोस नंबर के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में जब हम आइडियल गैस को ट्रांसफॉर्म करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, तो वहां पे ये यूटिलाइज होगा फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे मैं डिवाइड करूंगा एवोगाड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्ट, इसके साथ डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब चलते हैं मोलर मास की तरफ। मोलर मास, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, अगर मेरे पास कहीं पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कहीं पे पड़े हुए हैं तो उसका जो मास होगा ना वो मेरे पास होगा मोलर मास। मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलो ये मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मेरे पास है ऑक्सीजन, O2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर O2 गैस का 1 मोल है, इस कंटेनर में मेरे पास O2 गैस का 1 मोल है। 1 मोल का मतलब है कि यहाँ पे O2 गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं अगर इस कंटेनर में, तो जो मास होगा इस गैस का, तो जो मास होगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो कलेक्टिव मास होगा उसे मैं बोलूंगा ये मोलर मास है। मोलर मास बेसिकली है क्या, 1 मोल गैस के 1 मोल का जो मास है उसे मैं मोलर मास सिंपली बोलूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास गैस है और इसके 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं जो कि मेरे पास 1 मोल के बराबर होता है, तो इसका जो मास होगा वो मेरे पास मोलर मास होता है। और ये हमें पता है कि 1 मोल गैस के इतने पार्टिकल्स का 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होता है वो होता है 32 ग्राम। तो गैस का मोलर मास कैसे लिखा जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। कैसे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी O2 विल बी 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, हर एक अलग अलग है। हाइड्रोजन गैस हो, H2 गैस हो, तो उसके 1 मोल का जो मास होगा, 1 मोल का मतलब है इसके जो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होगा वो मेरे पास 2 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ H2 विल बी 2 ग्राम पर मोल। मतलब यूनिट ये बताता है कि 1 मोल में 32 ग्राम होंगे। ठीक है, तो यहां से मोलर मास का फॉर्मूला आएगा, मोलर मास विल बी इक्वल टू मास, उसे मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास मोलर मास आ जाएगा। इसे मैं रीअरेंज करूं तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इधर जाके ऊपर आ जाएगा और जबकि मोलर मास डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास को अगर मैं मोलर मास के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स अगेन यहाँ से आ जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स के। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं डिवाइड कर दूं एवोगाड्रोस नंबर के साथ तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे,
और दूसरा क्या है कि मैथ्स को मैं मोलर मैथ्स के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दो फॉर्मूला तुम लोगों ने रिमेंबर रखने हैं, या तुम लोगों ने ये करने, ये बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में मेंशन किया है। अब नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे रियल गैस का बिहेवियर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। अब है मेरे पास रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। मुझे वो कंडीशन देखनी है जिसमें जो रियल गैस है वो मेरे पास आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करने लग पड़े। आइडियल गैस ऐसी गैस है जिसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। तो अगर रियल गैसेस में भी किसी ऐसे पॉइंट पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करना खत्म हो जाए तो मैं बोलूंगा अब ये जो रियल गैस है मेरे पास आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करने लग पड़ी है, मतलब इनमें भी कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं रहेगी। तो कंडीशन क्या है जी, अगर मेरे पास रियल गैस है आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करेगी तो उसकी कंडीशन है रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओनली एट लो प्रेशर। अगर मेरे पास बड़ा थोड़ा प्रेशर हो और वेरी हाई टेम्परेचर हो। देखो लो प्रेशर होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बड़ी बड़ी दूर होंगे, है ना। लो प्रेशर का मतलब है प्रेशर बड़ा थोड़ा लग रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, हमने पीछे बोल्सला में देख लिया। और हाई टेम्परेचर होगा तब भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे तो उनका इंपैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे बहुत कम होगा। उस सूरत में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल एग्जिस्ट कर रही होंगी। यही रीजन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजन देख लेते हैं। बिकॉज एट लो प्रेशर, अगर मेरे पास बड़ा थोड़ा प्रेशर है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। एंड हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होंगे। और इसका मतलब हुआ बहुत बहुत दूर होने से क्या मतलब हुआ, हैविंग लो डेंसिटी। डेंसिटी मेरे पास क्या आती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली डेंसिटी कम होगी। हैविंग लो डेंसिटी एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो इस सूरत में लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान नेग्लिजिबल हो जाती है। और जब वो नेग्लिजिबल हो जाए तो तब मैं कहता हूँ कि ये तो आइडियल गैस वाली ही प्रॉपर्टी है। तो उस सूरत में रियल गैस मेरे पास आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करने लग पड़ती है। अब इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। अच्छा, अब इसे मैथमेटिकली भी देखेंगे। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है मेरे पास PV इक्वल्स nRT और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी हमने देख लिया नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपली मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो PV इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू R इनटू T। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मास को भी यहाँ पे रखूंगा और वॉल्यूम को भी नीचे लाके डिवाइड कर दूंगा और बाकी यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन्हें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज को लेफ्ट हैंड साइड पे। m इधर आके मोलर मास इधर आके मल्टीप्लाई प्रेशर इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय टेंपरेचर इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे मेरे पास मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मेरे पास होता है डेंसिटी। सो Pm डिवाइडेड बाय R इनटू T मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी। अच्छा, मोलर मास और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये दोनों चीजें मेरे पास कांस्टेंट है। मोलर मास भी एक कांस्टेंट चीज है और R ये पहले ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कांस्टेंट है तो डेंसिटी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर डिवाइडेड बाय टेंपरेचर। तो अगर मेरे पास लो प्रेशर होगा, प्रेशर लो होगा, डेंसिटी कम, हाई टेम्परेचर होगा, डेंसिटी और कम। डेंसिटी और कम होने का मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चल जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बिकम नेग्लिजिबल। तो कंडीशन भी यही बताती है। ठीक है, यहां तक ये बुक में जो वो डिस्कस किया था ये मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहां से ना एक और छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स nRT। एक होती है मेरे पास स्पेसिफिक गैस इक्वेशन, वो कैसे है कि नंबर ऑफ मोल्स को की जगह मैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सिंपली पुट कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, यहाँ पे PV इक्वल्स m, मोलर मास को मैं R के साथ डिवाइड कराऊंगा डिवाइडेड बाय T। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास R डिवाइडेड बाय मोलर मास ये मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेरे पास कांस्टेंट है। R मेरे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, M मेरे पास मोलर मास है और इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट है। तो इसे मैं सिंपली R के साथ रिप्लेस करूंगा और इसे मैं बोलता हूं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बनेगा PV इक्वल्स, ये मेरे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था RU, यहाँ पे M और यहाँ पे ये जो R आएगा ये है मेरे पास स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और इस इक्वेशन को बोला जाता है स्पेसिफिक गैस इक्वेशन। स्पेसिफिक गैस इक्वेशन, लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, अगर उसने मुझे डिस्टिंग्विश करके दिया हुआ है कि ऑक्सीजन मेरे पास आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रही है, हाइड्रोजन मेरे पास आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रही है, तो वहां पे मैं स्पेसिफिक गैस इक्वेशन बोलूंगा। और अगर वो सिर्फ आइडियल गैस की बात करता है तो वहां पे PV इक्वल्स nRT
और ये मेरे पास है स्पेसिफिक गैस इक्वेशन। जब भी m के साथ r आएगा तो इस r का मतलब है ये मेरे पास स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है। यहाँ पे भी r के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे भी r के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन m के साथ r होने का मतलब है कि ये वाला जो r है वो मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैस को मैं डिवाइड करूंगा मोलर मास, तो ये r मेरे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर है। और यहाँ पे ये जो r है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही के बराबर है इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, ये एक मेरे पास स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में नहीं अभी तौर पे जो है वो डिस्कस नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसी स्लाइड पे आ जाएगा पूरा, इसे अब मैं रेज करूंगा। अब वहां पे नंबर ऑफ मोल्स का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एक हमने ये देख लिया, एक हमने ये देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब ये छोटा सा टॉपिक है आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में आइडियल गैस को कैसे लिखा जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन को? तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स nRT, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर है, हमने देख लिया। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे पुट करूंगा PV इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। और थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी PV इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अच्छा, यहाँ पे अगेन R डिवाइडेड बाय n है, ये मेरे पास कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है। तो R डिवाइडेड बाय n है, इसे मैं K के साथ रिप्रेजेंट करूंगा और इसे मैं बोलूंगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। ठीक है, और यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23। इसे मैं डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.38 × 10⁻23, और इसका यूनिट जाउल पर केल्विन। इंतहाई इंपॉर्टेंट, वैल्यू भी इंतहाई इंपॉर्टेंट और यूनिट भी इंतहाई इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है जाउल पर मोल पर केल्विन, ऐसे लिखा जाएगा, पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे सिर्फ पर मोल नहीं है, वो एवोगाड्रोस नंबर के साथ डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाउल पर केल्विन बचेगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1.38 × 10⁻23। तो सिंपली यहाँ पे R डिवाइडेड बाय n की जगह मैं K पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गई, और ये मेरे पास PV इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। होप सो को तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।